अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज दोबारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि तीन अहम खबरें थी। एक इंतहाई एक्सक्लूसिव खबर है, वो ये है कि एमक्यूएम के जो फारूक सत्तार और कमर नवी जमील, जिन्होंने आजकल आमिर खान के बाद बागडोर संभाली हुई है एमक्यूएम पाकिस्तान की, उनके हवाले से एक अहम खबर थी, वो आपको बतानी थी। और इसके अलावा दो और जो अहम इश्यूज़ हैं वो कराची के और ख़ासतौर पर सिंध के हवाले से बहुत ज़्यादा ही अहम है, तो वो आपको बताने थे। इसलिए मैंने कोशिश की कि दोबारा आपको वीडियो बनाकर उन मामलात के बारे में भी आगाह करूं। एक तो आज चालान पेश किया गया है दुआ मंगी का हवाले से। जब वो अगवा हुई उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया काफ़ी दिन तक इस इशू को हाईलाइट करता रहा और मुसलसल उसको कवरेज देता रहा, लेकिन पुलिस की नाकामी आज सामने आई। वो ये है कि जब पुलिस ने खुद एतराफ़ किया कि दुआ मंगी को पुलिस ने बाजियाब नहीं कराया, बल्कि वो तावान की रकम अदा करके उनके वालिद साहब उनको छुड़वा कर लाए थे अगवाकारों से। आज चालान में जो कि 6-7 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान था, उसकी खबर मैंने ही आज सबसे पहले ब्रेक की। और उसके बाद जो तफसीलात चालान में पुलिस की जानिब से दर्ज की गई हैं उसमें बताया गया है कि दुआ मंगी को जब अगवा किया गया, उसके बाद क्लिफ्टन के एक फ्लैट में रखा गया, रस्सियों और जंजीरों से उनको बांध करके रखा गया था। उसके बाद खाने पीने की भी चीज़ें नहीं दी जा रही थी। और जो अगवाकार थे वो इटली का नंबर इस्तेमाल कर रहे थे तावान की रकम के लिए, और मुसलसल दुआ मंगी के वालिद और रिश्तेदारों से राब्ते में थे। लेकिन इटली का चूंकि नंबर था, व्हाट्सएप पे कॉल करते थे और वो नंबर जो है वो पुलिस की जो था वो पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए दुआ मंगी को एतराफ़ किया है पुलिस की जानिब से कि दुआ मंगी को 25 लाख रुपए तावान देने के बाद रकम जो है वो उनको बाजियाब कराया गया। अब पुलिस ने बाद में क्रेडिट भी लिया, पूरे मीडिया पर उन्होंने आके बड़े दावे किए, लेकिन पुलिस की नाअहली और गफलत आप देख सकते हैं कि सिर्फ दुआ मंगी ही नहीं, इसके अलावा भी बेशुमार केसेस ऐसे हम देखते हैं कि जिस तरह एक लोग सिंगर थे, एक मकामी सिंगर थे शिकारपुर में, उनको बाजियाब कराने के दौरान भी पुलिस ने मुगवियों से जो है उनको जो मुगवी थे, जो अगवाकार थे, उनको तावान की रकम अदा की। इस दौरान जो है वो एक डीएसपी जो है वो शहीद भी हुए। इसके अलावा और भी बेशुमार इंटीरियर सिंध के केसेस हैं जिसमें अगवाकार जो है वो जब किसी शहरी को अगवा करते हैं तो या तो पुलिस अपनी जेब से तावान की रकम अदा करती रही है, और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, पुलिस तस्लीम करे ना करे, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनका मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि पुलिस तावान की रकम अदा करने के बाद उनको बाजियाब कराती थी और बाद में क्रेडिट लेती थी कि जो है वो अगवाकारों से शहरियों को बाजियाब कराया। उसके बाद तफ्तीश के ऊपर जो है वो इंतहाई सवालिया निशानात उठते हैं, क्योंकि जब इस तरह की नाकिस तफ्तीश होगी, नाकिस कारकर्दगी होगी, पुलिस को जदीद तरीक़ाकार का इल्म ही नहीं होगा कि तफ्तीश और उसके बाद तहकीकात कैसी करनी है, और अगवाकार हों या किसी दहशत गर्दी का वाक़या हो या टारगेट किलिंग की वारदात हो, तो उसमें तहकीकात किस तरह करनी है, कड़ी से कड़ी कैसे मिलानी है, सुराग कैसे लगाना है, वो पुलिस के बस से बाहर होता है। पुलिस आज भी रिवायती तरीक़ेकार इस्तेमाल करती है या फिर दोनों सूरतों में पैसा कमाने में लगी रहती है और उसके बाद कुछ नहीं होता। तो जिस तरह हम पूरा दिन सियासतदानों से बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे सुनते हैं, तो आज तक पुलिस के रिफॉर्म के लिए या पुलिस को तरबियत देने के लिए, उनको सहूलियात फराहम करने के लिए आज तक ना तो रकम इन्वेस्ट की जाती है, ना ही उसके ऊपर कोई सोचता है। जिस तरह हम नैब और दीगर तहकीकाती इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तरीके से तहकीकात का जो हम देख रहे हैं वो वक्त के साथ साथ सीख रहे हैं, तो लेकिन पुलिस आज भी वो रिवायती काम कर रही है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे जुल्म और जबर की दस्ताने भी पुलिस वाले खुद सुनाते हैं कि अगर किसी पुलिस वाले को CRO रिकॉर्ड या किसी भी क्रिमिनल का रिकॉर्ड लेने के लिए किसी दूसरे पुलिस के दफ्तर से अगर उसको लेना पड़े तो उनको रिश्वत देकर वो रिकॉर्ड हासिल करना पड़ता है। इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं, और ये पुलिस के जो अफसरान हैं, अब ये वीडियो देखकर शायद वो तस्लीम करें ना करें, लेकिन ये उन सब के इल्म में है कि किस तरह पुलिस के तफ्तीशी अफसर को कत्ल की तहकीकात या किसी भी तहकीकात के लिए पुलिस के अफसर को रिश्वत किस तरह देनी पड़ती है। ये एक तो ये सूरत हुई। उसके बाद तफ्तीशी जो चालान था दुआ मंगी का, उसमें 5 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी ज़ाहिर की गई है, 30 बोर और 9mm पिस्तौल के साथ साथ ये भी बताया गया है कि एक कौम परस्त जमात से इनका ताल्लुक़ था। 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। बहरहाल वो चालान जो है वो मंजूर हो चुका है। और एक और भी, इससे पहले भी एक लड़की बिस्मा जो अगवा हुई थी, उसको भी बताया गया है चालान में कि उसी फ्लैट में रखा गया था इन अगवाकारों की जानिब से। उसके बाद फिर गुलशन में मुबैना तौर पर तो लगता ये है कि जाली और झूठा मुकदमा जो है वो मुकाबला करके एक मुलज़िम की गिरफ्तारी ज़ाहिर की गई। उसके बाद उसकी
निशानदेही पे दूसरे मुलजमान की गिरफ्तारी जाहिर की गई और इस तरह क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। हमेशा मनगढ़ंत और बेबुनियाद तरीके से जब तफ्तीश और तहकीकात होती है तो इस तरह सामने आती है। और ये मैं इसलिए बार बार इस तरह बात करता हूँ क्योंकि अदालतों में रिपोर्टिंग करता हूँ तो मुझे पुलिस के हर तरीक़ेकार का मालूम है, क्योंकि अदालतों मेरे सामने झूठ बोलेंगे या मीडिया पर आके झूठ बोलेंगे। जब अदालतों में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं तो उस वक्त ये सारी बातें सामने आती हैं। चूंकि हम ओपन कोर्ट में खुद अपनी कानून से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं इनकी कारकर्दगी, तो फिर हम आवाम को बताते हैं कि पुलिस आखिरकार हमारी कर क्या रही है। दूसरा एक अहम इशू वो ये है कि शाहरुख जतोई शाहजेब कत्ल केस का मुजरिम है, सज़ा याफ्ता है, और उसके बाद जब ये वारदात हुई थी कत्ल करने के बाद शाहरुख जतोई यहाँ से मुल्क से फ़रार हुआ था, तो ट्रैवल एजेंट्स दो भाई, एक अबू बकर और उसके बाद उमर डोमकी जो कि ट्रैवल एजेंट्स थे और उन्होंने जाली नाम पर शाहरुख जतोई को मुल्क से फ़रार करवाया था, वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। वो ये है कि 7 साल से जो शाहरुख जतोई के खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज है मलीर के थाने में फ़रार होने का, उस केस में एक तो फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और पुलिस हुकाम शाहरुख जतोई को और जो दीगर मुलजमान हैं उनको पेश नहीं करते और तातुल का मुसलसल केस शिकार है। लेकिन जो ट्रैवल एजेंट्स है उनकी जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई कि केस इतने अरसे से तवील अरसे से चल रहा है। बहरहाल उनको एक ताख़िरी हरब इस्तेमाल करने का उनको बेनिफिट मिला और वो दोनों ट्रैवल एजेंट्स जो थे इस केस से अदालत ने, मलीर की अदालत ने उनको बरी कर दिया है। तीसरा और अहम इशू जो है ये है MQM का मरकज़ 90 खुर्शीद बेगम हाल और उसके एतराफ़ में जब 11 मार्च 2015 को रेंजर्स ने छापा मारा था तो सबको मालूम है कि भारी तादाद में असलहा बरामद हुआ था, जिसमें रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद, SMGs, क्लाशनकोव और इसके अलावा संगीन नौइयत का और भारी असला था जो रेंजर्स ने बरामद किया था। उसके बाद गिरफ्तार भी हुए MQM के ऐसे टारगेट किलर जो मुख्तलिफ जो पुलिस थी, मुख्तलिफ थाने थे उनको मतलूब थे और उसके बाद यहाँ रोपोश थे क्योंकि पुलिस जब MQM में 90 पर MQM के होल्ड था तो किसी की जरूरत नहीं थी कि वहाँ जाकर कोई छापा मार सके या किसी को गिरफ्तार कर सके। जो भी बड़ी वारदात करने के बाद मुबैना तौर पर शहरी या मुजरिम जो थे या मुलजम थे वो MQM के मरकज़ के अतराफ़ में या मरकज़ पर जाकर वो छुप जाते थे। उसके बाद कोई इदारा, पुलिस, रेंजर्स या कोई भी तहकीकाती इदारा उनको ढूंढ नहीं पाता था। लेकिन जब रेंजर्स ने छापा मारा तो उस वक्त तो मतलूब जो मुलजमान थे वो भी वहाँ से गिरफ्तार हुए। फैसल मोटा, उबैद केटू और आमिर सरफटा, इस तरह कादिर हंगोरो, नईम, मिर्ची और इस तरह बेशुमार थे, बहरहाल गिरफ्तार हुए। उसके बाद जब रेंजर्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये सारी चीज़ें मंजर आम पर आई कि क्या क्या बरामद हुआ था, तो उस वक्त चूँकि MQM एक थी, अल्ताफ़ हुसैन साहब उसके हेड थे, तो फारूक सत्तार करता धरता थे यहाँ कराची में, तो उन्होंने रेंजर्स को और महकमे दाखिला को ख़त लिखा था। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि रेंजर्स ने जो असला बरामद किया है वो असला जो है वो लाइसेंस याफ्ता था और MNA MPS जो वहाँ पर MQM के जो रहनुमा थे उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ रखा गया था, तो लिहाजा वो असला वापस किया जाए। वो उसकी तस्दीक नहीं हो सकी थी तो असला उनको इस वक्त तक नहीं मिला था। बाद में MQM टूट फूट का शिकार हुई और टूट फूट का शिकार होने के बाद अब जो MQM के मुलजमान जो गिरफ्तार हुए थे उस वक्त केस असला बरामदगी का जो कि 26 मुकदमात हैं तकरीबन और 10 से ज़ायद मुलजमान हैं जिनके ऊपर और भी टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दी गई है मुलजमान की जानिब से, जिसमें कहा गया है जो कि MQM के मुलजमान हैं उनकी जानिब से कमर नवीद जमील और फारूक सत्तार को ATC में तलब करने की दरख्वास्त दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ATC इन दोनों को तलब करे और उनका एक गवाह के तौर पर बयान रिकॉर्ड कराए कि चूँकि असला तो लाइसेंस याफ्ता था तो फारूक सत्तार ने खुद ख़त भी लिखा था, तो इसलिए एज ए विटनेस जो है वो बयान रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि असला ये MQM का मौक़िफ़ था उस वक्त या मुलजमान का मौक़िफ़ है कि असला जो बरामद हुआ था वो लाइसेंस याफ्ता था। तो लेकिन जो दूसरा रुख ये है कि वो असला लाइसेंस याफ्ता तो था ही नहीं, क्योंकि उसकी तस्दीक नहीं हो सकी थी जितने भी लाइसेंस असले के फराम किए गए थे, और रॉकेट लॉन्चर, SMGs और इस तरह जो भारी नेटो का भी मुबैना तौर पर जो बताया जाता है कि असला बरामद हो उसका लाइसेंस कहाँ से ला के देंगे। तो बहरहाल अगर फारूक सत्तार वहाँ पेश होते हैं, कमर नवीद जमील जो कि MPA हैं MQM के, वो पेश होते हैं
हैं तो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि वो एतराफ़ करेंगे जाकर, अगर वो पेश होते हैं, अदालत उनको समन जारी करती है तो उसके बाद वो खुद फंस सकते हैं इसमें। अगर वो पेश होंगे तो बुरे तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि जिस तरह मुलजिम दूसरे मुलजमान के ऊपर ये असला के मुकदमात नामजद हैं और उनके ऊपर इस तरह का असला रखने का मुकदमा है, तो फिर फारूक सत्तार और कमर नवीद जमील के ऊपर भी ये मुकदमा बन सकता है। लेकिन रेंजर्स के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से उनको फारूक सत्तार और कमर नवीद जमील को बुलाने की जो मुखालफत की गई है। कहा गया है क्योंकि वो ना तो इस केस में नामजद हैं और ना ही इस तरह की कोई बात थी, क्योंकि जब ये वारदात हुई थी या रेंजर्स ने जब छापा मारा था तो उस वक्त जिन लोगों को गिरफ्तार किया है और असला इन्हीं से बरामद हुआ था और यही एफआईआर में नामजद है, इसलिए उनको बुलाने का तुक नहीं बनता और ना ही कभी गवाहों की लिस्ट में उनका नाम शामिल था, इन दोनों रहनुमाओं का जिनको बुलाने का कहा गया है। तो बहरहाल अब अदालत ने 7 जुलाई को इस दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए हैं। अब दलाइल की सूरत में देखा जाएगा कि अदालत जो है वो इनको बुलाती है फारूक सत्तार और कमर नवीद जमील को या नहीं, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। अगर ये दोनों गए तो बुरे तरीके से फंस सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर थी, मीडिया पर नशर नहीं हुई और मैंने सोचा आपको आगाह करूं कि एक तरफ एमक्यूएम तितर बितर का शिकार हो चुकी है, बिल्कुल बुरे तरीके से फंस चुकी है। अब इस तरह की सूरत हाल एमक्यूएम के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, और क्योंकि ये जब असले का केस भी आखिरी मराहल में अगर ये जुर्म साबित हो गया तो मुल्ज़मान को सज़ा भी होगी और उसके बाद बुरे तरीके से एमक्यूएम के मरकज़ी रहनुमा भी फंस सकते हैं। बहुत शुक्रिया।